नमस्कार दोस्तों, आज हम महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम जो कि महिला और बाल अपराध की सीरीज का अगला पार्ट है, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पहलू है उन पे ज़्यादा गौर करेंगे। और देखो इसमें कि कुल सेक्शन नंबर कितने हैं? 30 नंबर हैं इस अधिनियम में। सबसे पहले ये जाने कि इस अधिनियम क्यों आया, कैसे आया, कैसे इसकी नींव पड़ी और संविधान के कौन से आर्टिकल के तहत इस अधिनियम को लाया गया है, जिसमें कि इन आर्टिकल की सुरक्षा के लिए जैसे आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 14 समता का अधिकार और आर्टिकल 15 जैसा कि आप जानते हो कि लिंग वचन जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ विभेद नहीं किया जाएगा। और इसके बाद 15 के साथ आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की मतलब जीवन की दैहिक स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए अधिकार के तहत, ये इन तीनों के तहत महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के तहत, जिससे कि लैंगिक उत्पीड़न, जिससे कि महिलाओं को एक समान वातावरण मिल सके, जिससे कि महिलाएं मुख्य धारा में आ सके, उनके साथ लैंगिक उत्पीड़न ना हो। इस लैंगिक उत्पीड़न से सुरक्षा के लिए इस अधिनियम को बनाया गया था। इसकी पीछे एक स्टोरी है दोस्तों, जिसको जानना बहुत ज़रूरी है इसको समझने के लिए। भंवरी 1992 के आसपास की बात है। भंवरी नाम की महिला थी जो कि बाल विवाह का विरोध करती थी, जिसका काम ये था कि बाल विवाह को रुकवाने के लिए वो गांव-गांव जाके उसका बाल विवाह जहाँ भी होता था उसका विरोध करती थी, उसकी शिकायत करती थी। जिसका कि गांव के देखो अधिकतर पहले 1990 के दशक के आसपास, उससे पहले भी बाल विवाह ज़्यादातर होते थे। और जो भी लोग प्रभावशाली व्यक्तित्व के लोग थे वो बाल विवाह को रुकवाने पर विरोध करते थे कि भी बाल विवाह हम करवाते हैं तुम्हें क्या। भंवरी का उन्होंने विरोध किया। भंवरी इसके बावजूद भी उसने बाल विवाह के खिलाफ सशक्त कदम उठाया और बाल विवाह का विरोध करना जारी रखा। लेकिन इसके खिलाफ भंवरी को मिला क्या? उन लोगों द्वारा भंवरी का शोषण किया गया, भंवरी के साथ रेप किया गया, भंवरी के साथ लैंगिक उत्पीड़न किया गया, जिससे कि भंवरी को आगे जाके न्याय भी नहीं मिल पाया बिल्कुल ही। लेकिन भंवरी की तरफ से विशाखा नाम का एक NGO है, उसने एक्सेप्ट किया, सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्ट उठाया। तो जिसका केस का नाम है विशाखा वर्सेस राजस्थान राज्य, स्टेट ऑफ राजस्थान, जो कि 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की। गाइडलाइन कौन सी? महिलाओं के लिए, जो कि कार्यस्थल पर, देखो भंवरी का भी एक कार्यस्थल पे एक तरह का काम था कि बाल विवाह को रुकवाने के लिए वो लोगों को जागरूक कर रही थी। रुकवाने से संबंधित वो हर जगह जाके लोगों को जागरूक करना, उनको समझाना, अगर कोई मतलब बाल विवाह हो रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई करना। तो इस तरह का भंवरी का यही काम था। लेकिन कार्यस्थल पे भंवरी बिल्कुल सुरक्षित नहीं थी। उसके खिलाफ उसको मिलता क्या था? इस सबसे उसके खिलाफ अन्याय हो रहा था, उसके खिलाफ लैंगिक उत्पीड़न हुआ था, इसके बावजूद उसके खिलाफ रेप हुआ और रेप होने के बावजूद भी उसको कोई न्याय नहीं मिला। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में, जो कि NGO द्वारा ये रिट पिटीशन लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में, इस पे सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया और मुख्यतः गाइडलाइन दी, जिन गाइडलाइन का रूप ये महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध एवं प्रतिशोध अधिनियम बना। तो जो भी गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं की सुरक्षा, जो कि कार्यस्थल पे, जो कि वर्क प्लेस पे काम करती है, वहाँ पे उनकी सुरक्षा के लिए बहुत सारी गाइडलाइन जारी की। उनका परिणाम क्या हुआ? उन गाइडलाइन का परिणाम ये हुआ कि वो कोई एक्ट का रूप ले लिया 2013 में। और 2013 का ये एक्ट कब से लागू हो गया? 9 दिसंबर 2013 से ये लागू हो गया, ये अस्तित्व में आ गया। और इसको राष्ट्रपति की स्वीकृति, ये भी पूछ लेते हैं। लागू डेट तो आपको ये ध्यान रखने हैं, फोर्स में कब आया? 9 दिसंबर 2013। और राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली? 22 अप्रैल 2013। तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में आती है। राष्ट्रपति की स्वीकृति 22 अप्रैल और लागू डेट कब है? फोर्स में कब आया? 9 दिसंबर 2013। तो ये दोनों डेट बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। और ये भी पूछ सकते हैं कि कौन से केस की गाइडलाइन से ये एक्ट अस्तित्व में आया? तो जो विशाखा केस में, विशाखा स्टेट ऑफ राजस्थान में जो गाइडलाइन दी थी, उन गाइडलाइन को ही एक्ट का रूप दिया गया है, जो कि संसद द्वारा महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 बना। जिसमें कि कुल सेक्शन कितने हैं ये भी पूछ सकते हैं। तो कुल सेक्शन दोस्तों, सेक्शन कुल 30 सेक्शन है इसमें, ये ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के एक्ट को समझने के लिए सबसे पहले ये डेफिनेशन जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि जब तक हम व्यथित महिला, जो पीड़ित, जिसको व्यथित को पीड़ित भी बोल सकते हैं, जिसके साथ लैंगिक उत्पीड़न हुआ है, यौन उत्पीड़न, सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है वर्क प्लेस पे, कार्यस्थल पे, घरेलू कर्मकार कौन होते हैं, कर्मचारी कौन होते हैं, नियोजक कौन होते हैं,
और प्रत्यर्थी कौन होते हैं? रेस्पोंडेंट भी बोलते हैं प्रत्यर्थी को। प्रत्यर्थी वो व्यक्ति होता है जो कि पीड़ित व्यक्ति के साथ लैंगिक उत्पीड़न करता है, यानी कि जिससे कि वो जो व्यथित महिला होती है, पीड़ित महिला होती है, जो पीड़ित होती है, जिसके मतलब कृत्य से, जिसके बुरे दुष्कृत्य से वो पीड़ित होती है, उसको प्रत्यर्थी बोलते हैं। चलो देख लेते हैं एक एक करके। ये देखो व्यथित व्यक्ति, पहली बात तो ये है कि इसमें किसी भी एज की महिला, चाहे कोई वर्क प्लेस पे वो नियोजित हो चाहे ना हो, चाहे वैसे ही किसी काम से की हो या फिर नियोजित हो वहाँ पे, जो कि प्रत्यर्थी इसके द्वारा खुद के साथ अपने साथ लैंगिक उत्पीड़न का अभिकथन करती है, कि कहती है कि मेरे साथ इस फलाना व्यक्ति द्वारा उस कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न किया गया था। तो पहली बात ये ध्यान रखनी। और दूसरी बात, कोई घर में है, कोई निवास घर है या घर में जो कि घर में नियोजित है, जैसे कि घर में कोई काम करने वाली, घरेलू कर्मकार भी कह सकते हैं, काम करने वाली महिला, वो भी किसी भी एज की हो से, तो वो भी अपने खिलाफ लैंगिक उत्पीड़न होने का अभिकथन करती है। किसके द्वारा? प्रत्यर्थी के द्वारा। तो व्यथित व्यक्ति मतलब पीड़ित व्यक्ति, जिसके साथ घटना हुई है, जिसके साथ दुष्कृत्य हुआ है, जिसके साथ लैंगिक उत्पीड़न संबंधी घटना हुई है, इतना ध्यान रखना इसमें। और घरेलू कर्मकार कौन होता है? घरेलू कर्मकार अभी बताया, जो घर में काम करते हैं, कोई सैलरी के बेसिस पे घर में काम, वो घरेलू कर्मकार भी इस मतलब जो कि कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न है उसकी डेफिनेशन में कवर हो जाएगा, वो भी इस अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज करवा सकती है। और कर्मचारी, जैसे कर्मचारी कौन से हो गए? कोई बैंक है, कोई अन्य कोई संस्था है, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, उसमें काम करते हैं, जो जैसे महिलाएं काम कर रही हैं, अन्य कर्मचारी भी काम कर रहे हैं, तो वो सारे जो उसमें वर्क कर रहे हैं और वर्क प्लेस पे कोई घटना होती है तो वो कर्मचारी माने जाएंगे उसके सारे। तो किसी भी कर्मचारी द्वारा दूसरी महिला कर्मचारी के साथ ऐसा कोई लैंगिक उत्पीड़न किया जाता है तो वो भी इस एक्ट के तहत मतलब जिम्मेदार हो जाएगा। और नियोजक कौन हो गया? कर्मचारियों को जो नियुक्त करता है, जो उसका मेन एम्प्लॉयर, जो प्रधान होता है, एम्प्लॉयर हो गया, ये हो गया एम्प्लॉई। तो एम्प्लॉयर जो इनको नियुक्त करता है, जो कि संस्था का मेन प्रधान होता है, जो संस्था को चलाता है, चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, कैसी भी हो, उसको नियोजक कहते हैं, जो इसका मेन प्रधान प्रबंधक होता है। ये ध्यान रखना आपको। प्रत्यर्थी कौन होता है? प्रत्यर्थी वो व्यक्ति होता है जो कि व्यथित महिला के साथ, जो कि पीड़ित महिला है, जो शिकायत दर्ज करवाती है जिसके खिलाफ, जो कि ये अभिकथन करती है कि ऐसे व्यक्ति द्वारा मेरे खिलाफ लैंगिक उत्पीड़न संबंधी अपराध किया गया, वो प्रत्यर्थी होता है। यानी कि जिस व्यक्ति द्वारा अपराध किया जाता है पीड़ित महिला के साथ, तो उस व्यक्ति को प्रत्यर्थी कहा जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ये ध्यान रखना 2H, ये भी ध्यान रखना 2H, और हिंदी में बोले तो H को क्या कहते हैं? डैह। 2 में किसकी परिभाषा दे रखी है? लैंगिक उत्पीड़न की परिभाषा दे रखी है। देखो इस एक्ट का मेन लैंगिक उत्पीड़न एक्ट के नाम में भी आता है, महिलाओं का कार्यस्थल पे लैंगिक उत्पीड़न। तो आपको लैंगिक उत्पीड़न की डेफिनेशन का ये नंबर 2H भी पता होना चाहिए। ऑप्शन में पूछ सकते हैं लैंगिक उत्पीड़न दिया हुआ है 2H में, 2L में, 2M में, 2N में, तो आपको ध्यान रखना है 2N नहीं, H नहीं है, सॉरी, 2N है, 2N में दी हुई है, और हिंदी में बोलते हैं डै। तो ये ध्यान रखना। सेक्सुअल हरासमेंट, तो इसको कौन कौन से रूप में? जो महिला के साथ, जो कि कार्यस्थल पे वर्क प्लेस पे नियुक्त है। देखो वर्क प्लेस पे नियोजित, जैसे घर में जो नियोजित नियुक्त है वो भी शिकायत कर सकती है, वर्क प्लेस पे वो तो कर सकती है, और घर में जो नियोजित नियुक्त है वो भी इस अधिनियम के तहत शिकायत कर सकती है। उसके साथ क्या करता है? जो कि प्रत्यर्थी है, प्रत्यर्थी मैंने समझा दिया कौन होता है, जो उसके साथ जो कि लैंगिक उत्पीड़न का ऐसा कृत्य करता है, निंदनीय कृत्य करता है ऐसा, तो शारीरिक संपर्क के लिए कहता है ऐसी महिला को। लैंगिक अनुरोध की मांग करता है, लैंगिक रूप से अनुरोध करता है, मांग करता है, रिक्वेस्ट करता है, और लैंगिक अर्थ वाली टिप्पणी करता है, कोई भद्दी टिप्पणी करता है, या अश्लील साहित्य कोई दिखाता है, उसको पोर्नोग्राफी संबंधी कोई चीज़ दिखाता है, ऑडियो वीडियो कैसे माध्यम से, या कोई बुक के माध्यम से ऐसी चीज़, और अन्य इसी प्रकार का उपरोक्त 4 चीज़ें पढ़ी, इसी प्रकार का कोई लैंगिक सेक्सुअल कंडक्ट करता है उसके साथ, तो वो सब सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन में कवर हो जाएगा। और इसके साथ ये भी ध्यान रखना है दोस्तों, इसका सेक्शन 3 भी इसके साथ रीड करना है। सेक्शन 3 में क्या कहा हुआ है कि पहली बात तो उसमें ये एक क्लोज में तो ये कही है कि लैंगिक उत्पीड़न किसी भी कार्यस्थल पे, वर्क प्लेस पे कोई महिला काम कर रही है तो उसके साथ लैंगिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये बात कॉमन है कि भी कोई काम करे उसके साथ लैंगिक उत्पीड़न संबंधी घटना नहीं की जाएगी। तो लैंगिक उत्पीड़न के साथ साथ कोई ऐसा आचरण करता है, देखो लैंगिक उत्पीड़न के रूप में लैंगिक उत्पीड़न की फेवर करता है, यानी कि मांग करता है किसी महिला से कार्यस्थल पे, और साथ में प्लस में कौन सा कंडक्ट करता है?
कि उसको ये धमकी देता है। पहली बात क्या धमकी देता है कि तेरे साथ भाई पक्षपातपूर्ण, पहली ध्यान रखनी है, पक्षपातपूर्ण आचरण करता है कि भाई भेदभाव करता है, दूसरे कर्मचारियों की तुलना में उसके साथ भेदभाव करता है कि भाई अगर तू मेरे साथ लैंगिक फेवर नहीं करेगी तो तेरे साथ मतलब तेरा इंक्रीमेंट रोक देंगे, तेरे साथ पक्षपात करेंगे, दूसरों की तुलना में तेरे को आगे प्रमोशन नहीं देंगे। इस तरह का पक्षपातपूर्व आचरण, ये ध्यान रखना है पहली बात। सेकंड बात क्या है, जहां भी वो नियोजन कर रही है, नियोजन में उसके साथ उसकी हानि करने संबंधी धमकी देता है कि भाई तेरी ये हानि कर देंगे, तेरा ये नुकसान कर देंगे अगर तुम उसके साथ लैंगिक फेवर नहीं करेगी। किसके साथ? प्रत्यर्थी के साथ। कौन? व्यतीत व्यक्ति, जो पीड़ित होता है, जो कि नियोजन के दौरान ऐसी धमकी देता है। और तीसरी बात क्या है कि तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वर्तमान में जो है या भावी जहां काम करेगी के संबंध में कोई धमकी देता है, उसके स्टेटस के संबंध में धमकी देता है कि तेरे को कौन काम देगा। और चौथा, वहां जहां काम कर रही है उसके संबंध में ऐसा वातावरण क्रिएट करता है, एनवायरनमेंट क्रिएट करता है कि जिससे कि उसका शत्रुतापूर्ण व्यवहार हो उसके साथ व्यवहार अच्छा ना हो, फ्रेंडली व्यवहार ना हो। तो ये ध्यान रखनी है। और एक लास्ट चीज इसमें ये ध्यान रखनी है कि स्वास्थ्य या सुरक्षा को प्रभावित करता है, उसका स्वास्थ्य है उसका सुरक्षा को प्रभावित करने के लिए ऐसा अपमानजनक कंडक्ट करता है जिससे कि वो मानसिक रूप से बीमार हो जाए या शारीरिक रूप से खुद को नुकसान कर ले। तो इस तरह का वातावरण कंडक्ट करना, एनवायरनमेंट बनाना, इस तरह का उसके साथ ऐसा आचरण करना जो कि लैंगिक उत्पीड़न का फेवर ना करने के कारण ये चार चीजें की जाती है, तो उनको भी लैंगिक उत्पीड़न माना जाएगा, ये ध्यान रखना। इसीलिए 2N को 3 के साथ पढ़ा जाता है। तो इन दोनों डेफिनेशन को मिला के ये पूरी परिभाषा होती है। सेक्शन 2N और 3, ये ध्यान रखना है कि पूरी डेफिनेशन अगर पूछ रहे साथ में आ जाए तो 2N + 3 ये दोनों पूरा इसका परफेक्ट आंसर होगा। और पूछ ले कि सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन कहाँ है तो 2N ध्यान रखना है आपको। तो इन डेफिनेशन को जानने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जाननी है, इस अधिनियम के तहत परिवाद समिति गठित की जाती है दोस्तों। पहला, नियोजक जो कि मेन प्रधान, कंपनी का प्रधान होता है, उस द्वारा की जाती है। अगर 10 या 10 से ज़्यादा ऐसी कोई कंपनी है, कंपनी मान लो एग्जाम्पल के लिए, जहाँ की 10 या 10 से ज़्यादा कार्मिक, मतलब उसमें काम करने वाले हैं 10 या 10 से ज़्यादा हैं, तो आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? नियोजक के द्वारा। अगर कोई ऐसी कंपनी है, टेम्परेरी कंपनी है, कोई घरेलू है, घरेलू मान लो घर में कोई नौकर काम कर रहा है, घरेलू कोई श्रमिक है, इस तरह का है, जहाँ की 10 से कम है कार्मिक, काम करने वाले कितने हैं? 10 से कम है, तो आंतरिक, तो यहाँ थी 10 से ज़्यादा में, और स्थानीय परिवाद समिति है 10 से कम में। 10 या 10 से ज़्यादा में आंतरिक परिवाद समिति, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, आप सीधा पूछ लेते हैं। 10 या 10 से ज़्यादा में के लिए गठित की जाएगी आंतरिक परिवाद समिति, स्थानीय परिवाद समिति, और 2 ऑप्शन और दे देंगे तो आपका सही उत्तर होगा 10 या 10 से ज़्यादा में आंतरिक परिवाद समिति, और 10 से कम के लिए स्थानीय परिवाद समिति। और ये भी पूछ लेते हैं कि किसके द्वारा, स्थानीय परिवाद समिति किसके द्वारा गठित की जाएगी, तो जिला अधिकारी द्वारा गठित की जाएगी। और जिला अधिकारी कौन होगा, ये किस में दिया गया है? सेक्शन 5 में। जिला अधिकारी कौन? जो भी जहाँ की सरकार है, समुचित सरकार मतलब संबंधित सरकार उस क्षेत्र की, जहाँ भी एक्ट लागू है, तो उसकी समुचित सरकार द्वारा डीएम को या कलेक्टर को या एडीएम को, मतलब उप जिला कलेक्टर या कलेक्टर को या कार्यपालक मजिस्ट्रेट को, ये क्या नियुक्त करेंगे? जिला अधिकारी नियुक्त करेंगे, ये ध्यान रखना। और जिला अधिकारी के द्वारा स्थानीय परिवाद समिति, यानी कि एक तरह जिले का जो कलेक्टर होता है वो ही जिला अधिकारी होता है, वो ही स्थानीय परिवाद समिति की संरचना वो गठित करता है, उसकी नियुक्ति करता है। स्थानीय परिवाद समिति जो भी, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और आंतरिक परिवाद समिति के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, क्या होता है क्या नहीं, कौन कौन इसमें बैठता है, कौन अध्यक्ष होता है, कितने मेंबर होते हैं। इसी तरह इसमें बस इतना ध्यान रखना है, नियोजक द्वारा आंतरिक परिवाद समिति और जिला अधिकारी द्वारा स्थानीय परिवाद समिति की संरचना गठित की जाएगी। 10 से कम, 10 या 10 से ज़्यादा, ये चीज़ आप दिमाग में रखना। ये इनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसका इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ते हैं दोस्तों कि सेक्शन 4 में जो दिया गया आंतरिक परिवाद समिति। देखो, आंतरिक परिवाद समिति हमने पढ़ लिया, कौन गठित करता है। सबसे पहली बात आपको ये जाननी जरूरी है, तो नियोक्ता द्वारा गठित होती है। देखो, पहली बात ये ध्यान रखना, नियोक्ता द्वारा गठित। नियोक्ता कौन होता है? एम्प्लॉयर कौन होता है? यानी कि कंपनी के मालिक से ध्यान रख सकते हो आप कि मालिक ही नियोक्ता होता है, एम्प्लॉयर होता है।
और ये दूसरी बात प्रशासनिक स्तर पर गठित होती है। ये बात इसमें ध्यान रखना, प्रशासनिक स्तर पर क्या होती है, गठित होती है। और दूसरी ये बात तो आपको ध्यान ही है, मैंने पहले आपको इससे पहले जस्ट पहले आपको बताया 10 या 10 से अधिक कार्मिक, ये बात इसमें इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखनी है। तो इसके बाद नेक्स्ट सेकंड पॉइंट में क्या ध्यान रखना है, फर्स्ट पॉइंट में इतनी बात ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट में इसके सदस्य कौन होते हैं ये ध्यान रखना। सदस्य फर्स्ट नंबर पे एक पीठासीन अधिकारी होगा, एक पीठासीन होगा जो कि वरिष्ठ महिला कर्मचारी होगी। और सेकंड ध्यान रखना है कि कम से कम 2 सामाजिक सुधार कार्यकर्ता, ये ध्यान रखना दोस्तों इंपॉर्टेंट है। सामाजिक सुधार कार्यकर्ता या विधि का ज्ञान होना चाहिए। एक सदस्य इनमें नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से होना चाहिए, एक एनजीओ से होना चाहिए, ये ध्यान रखना। ये इसकी रूपरेखा है। कौन कौन होगा, सबसे पहले नियोक्ता करेगा, प्रशासनिक स्तर पर गठित करेगा सदस्य, एक पीठासीन, वरिष्ठ महिला कर्मचारी होगी, कम से कम 2 सामाजिक सुधार कार्यकर्ता, विधि का ज्ञान, और एक सदस्य एनजीओ का होगा। तो इसमें एक इसके बाद इसी पॉइंट में आप सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रख लेना कि 50% महिलाएं होंगी। देखो 50% तो महिलाएं होंगी इसके सदस्य, अगर अधिक हो 60-70 भी हो सकते हैं, लेकिन 50% आवश्यक है, मतलब जरूरी है, 50% तो होगी, ये ध्यान रखना। और जो भी इसके सदस्य हैं कितनी अवधि तक पद धारण करेंगे, तो अधिकतम अवधि कितनी है, 3 वर्ष, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट बात है। और इसके बाद नेक्स्ट बात ये ध्यान रखनी है, जो भी इसके सदस्य होंगे उनका नाम निर्देशित कौन करेगा, उनकी नियुक्ति कौन करेगा, जो भी नियोक्ता द्वारा, ऊपर भी पढ़ चुके हैं बात हम, नियोक्ता आपको ध्यान रखना है, एम्प्लॉयर के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट है जो इसका लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट ये ध्यान रखना है कि सदस्यों को कब हटाया जा सकता है, जो इसके कब हटाया जा सकेगा। तो ये ध्यान रखना है आपको इसके कि वो किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध है, महिलाओं संबंधित अपराध में न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किया जा चुका है, तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे सदस्य के लिए, वो निरह हो जाएंगे। और बाद में भी दोष सिद्ध किया जाता है तो निरह हो जाएंगे, उनको हटाया जा सकता है। और दूसरी बात, उनके खिलाफ इस अधिनियम के तहत कोई अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है, यानी कि वो अपनी ड्यूटी सही से नहीं कर रहे, वो इस अधिनियम के तहत दिए गए उपबंधों की पालना नहीं कर रहे हैं और अपनी हैसियत का, चौथी बात, हैसियत का दुरुपयोग कर रहे हैं, जो भी उनकी हैसियत में वो कार्य कर रहे हैं उनका दुरुपयोग कर रहे हैं, सही से काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको हटाया जा सकते हैं। और लास्ट बात ये ध्यान रखनी है कि जो भी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करेगा, जो कि परिवाद पीड़ित महिला के द्वारा, व्यतीत महिला है उसके द्वारा इस अधिनियम के तहत परिवाद किया जाता है, तो उस परिवाद संबंधित आइडेंटिटी डिस्क्लोज करेगा, चाहे सदस्य के द्वारा किसी के द्वारा आइडेंटिटी डिस्क्लोज की जाती है, तो उसको पहली बात तो सदस्य के पद से हटा दिया जाएगा। दूसरी बात, अन्य कोई ऐसी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करता है तो उसको भी, वो भी दंड का भागी होगा, ये ध्यान रखना। उसके मतलब जो भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, अगर कोई नियम उसके नहीं बने हुए तो अन्यथा जो भी विहित किया जाता है, जो कि उसके तहत जो विहित किया जाता है कि समूची सरकार के द्वारा, अन्यथा कोई नियम विहित किए जाते हैं उनके अनुसार कार्रवाई की जाएगी, ये ध्यान रखना। और ये आइडेंटिटी संबंधी बिंदु दिया गया सेक्शन 16 में इसी अधिनियम के तहत कि भाई पहचान डिस्क्लोज करना, तो उसके लिए जिम्मेदारी सेक्शन 16 में स्पष्ट रूप से दिया गया, तो ये इसमें सदस्यों को हटाया जा सकता है अगर वो डिस्क्लोज करते हैं पहचान संबंधी कोई भी बिंदु, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों स्थानीय परिवाद, उसके बाद ये ध्यान रखना है आपको, स्थानीय आंतरिक के बाद स्थानीय परिवाद समिति व उसकी संरचना, जो कि सेक्शन 6 और सेक्शन 7 को साथ में रीड करने से इन दोनों के बारे में हमने इसकी डिटेल मिल जाएगी। हम यहाँ शॉर्ट में पढ़ते हैं इसको। सबसे पहले हमने ये जाना था कि जहाँ कितने होते हैं, 10 से कम कौन होते हैं, कार्मिक होते हैं, तो इसको कौन करेगा, राज्य सरकार द्वारा, जो भी समूची सरकार होती है, यानी कि समूची सरकार, राज्य सरकार
तो डीएम या एडीएम द्वारा गठित की जाएगी। जहाँ 10 से कम कार्मिक हो तो राज्य सरकार द्वारा सशक्त डीएम या एडीएम द्वारा ये स्थानीय परिवार समिति गठित की जाएगी। और डीएम, दूसरी बात इसमें ये ध्यान रखना दोस्तों कि डीएम है जो नियुक्त करेगा किसको, नोडल अधिकारी को। जो कि 7 दिन के अंदर रिपोर्ट भेजेगा परिवार समिति को। यानी कि कहने का मतलब ये है कि डीएम एक नोडल अधिकारी अपने क्षेत्र में नोडल संबंधित इन संबंधी मामलों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त कर देगा। अगर ऐसी कोई शिकायत आती है कि किसी घर के अंदर कोई घरेलू कर्मचारी है, 10 से कम कर्मचारी है, उनके साथ कोई लैंगिक उत्पीड़न संबंधी घटना, कोई महिला के साथ लैंगिक उत्पीड़न संबंधी घटना होती है, तो 7 दिन के अंदर ऐसी कोई घटना से संबंधित उसको पता लगता है या उसके सामने परिवार आता है, उसके सामने शिकायत आती है, तो वो 7 दिन के अंदर रिपोर्ट भेज देगा। किसको रिपोर्ट भेजेगा, परिवार समिति को, कि ऐसी घटना हुई, उसके संबंध में आप ध्यान दो, उसके संबंध में आप परिवार दर्ज करो, उस संबंधी मतलब परिवार समिति को ध्यान दिलाएगा। इसमें ये ध्यान रखना। और इसके बाद जो कि स्ट्रक्चर दी गई है, इसकी संरचना क्या होगी, तो इसमें भी एक अध्यक्ष होगा जो कि महिलाओं व समाज के लिए प्रतिबद्ध हो, मतलब सामाजिक कार्यकर्ता, एक तरह से समाज के लिए कार्यकर्ता हो। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि महिलाओं में नाम निर्दिष्ट, जो कि जिसका नाम निर्दिष्ट किया जाता है, ऐसी महिला, जो भी महिलाओं का एक ग्रुप है उनमें से नाम निर्दिष्ट किया जाता है, ऐसी महिला। और 2 सदस्य है, अध्यक्ष, महिलाओं में से नाम निर्दिष्ट महिला, और 2 सदस्य कौन होंगे, जिनमें की एक महिला होगी, एक महिला होना जरूरी है। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से होगी। तो 2 सदस्य होंगे, एक महिला होगी, और ये भी महिलाओं के लिए प्रतिबद्ध होंगे, और ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से होंगे। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। और इनमें से एक को कम से कम एक को विधि का ज्ञान होना जरूरी है। और इसके बाद लास्ट में इसी में एक बिंदु ध्यान रखना कि 3 साल से अधिक नहीं होगा कार्यकाल, जो कि स्थानीय में भी सेम है और आंतरिक परिवार समिति में सेम है। अध्यक्ष ही उसमें है और 2 सदस्य हैं और 3 साल से अधिक नहीं होगा कार्यकाल। ये तीनों चीज उससे आप कंपेयर करके पढ़ सकते हो, दोनों को साथ में। सेक्शन 4 और 6-7 ये दोनों स्थानीय परिवार समिति और संरचना, और वहाँ किस में दे रखी है, सेक्शन 4 में। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इसी तरह इसमें भी दिया गया है कि सदस्यों को कब हटाया जा सकता है, तो ये ध्यान रखना, हटाना, सदस्यों को कब हटा सकते हैं। पहला ये ध्यान रखना है, पहचान को डिस्क्लोज कर दिया सेक्शन 16 के तहत। मैंने पहले भी बता दिया, अगर पहचान को डिस्क्लोज कर देते हैं किसी पीड़ित व्यक्ति की, या जो भी परिवाद उसने परिवाद की अंतर्वस्तु, परिवाद में जो चीज़ें लिखी हुई है उनको सदस्य द्वारा डिस्क्लोज कर दिया जाता है, मीडिया के सामने बता दिया जाता है, तो उनको सदस्यता से हटाया जा सकता है। और दूसरा, अपराध में दोष सिद्धि पर भी हटाया जा सकता है। महिलाओं संबंधी अपराध में दोष सिद्धि हो, किसी अपराध के लिए दोष सिद्धि हो तो भी उनको हटाया जा सकता है। या उनके इस एक्ट के तहत कोई अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है तो भी उनको आंतरिक जो परिवार समिति है, स्थानीय परिवार समिति है, दोनों में सेम ही बात थी। तो स्थानीय परिवार समिति उनमें अनुशासनिक कार्रवाई के तहत उनको पद से हटाया जा सकता है। यानी कि वो उनके खिलाफ पहले भी की गई तो वो इस पद के लिए अर्ह ही नहीं होंगे, मतलब इस पद पे नियुक्त नहीं किए जाएंगे, ये ध्यान रखना। और अपनी हैसियत का दुरुपयोग करते हैं, हैसियत का दुरुपयोग करते हैं तो भी पद से हटाया जा सकता है। या पद से अगर ऐसा कर रहे हैं, पहले ही ऐसा वो कर रहे हैं, या ऐसा ही उनका नेचर है, तो उनको पद पे नियुक्त नहीं किया जाएगा। अगर वो पद पे रहते हुए ऐसा कर रहे हैं तो उनको पद से हटाया जा सकता है। तो ये ध्यान रखना, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इस तरह हमने आंतरिक परिवार समिति और स्थानीय परिवार समिति को डिटेल से हमने जान लिया कि क्या होता है क्या नहीं। इसमें ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस आप ध्यान रखना कि स्थानीय परिवार समिति की रूपरेखा क्या है और आंतरिक परिवार समिति की रूपरेखा क्या है। और स्थानीय परिवार समिति में 10 से कम कार्मिक होते हैं और आंतरिक परिवार समिति में 10 या 10 से अधिक कार्मिक होने पे इस तरह की रूपरेखा स्थानीय परिवार समिति की होती है, इस तरह की रूपरेखा
आंतरिक परिवाद समिति की होती है। इतना आप कर लोगे तो इसमें लगभग क्वेश्चन आपकी कवर हो जाएगी। इसके आगे इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, इनकी जो प्रक्रिया के बारे में, परिवाद कैसे पेश होता है, जांच कितने दिन में होगी और उसके बाद क्या कार्रवाई होगी, अगर मामला बनना पाया जाता है तो क्या कार्रवाई होगी, अगर नहीं बनना पाया जाता तो क्या कार्रवाई होगी, और न्यायालय कौन से मामलों का, इन मामलों का संज्ञान लेगा, ये असंज्ञेय माने जाएंगे या संज्ञेय माने जाएंगे। इस तरह पूरा जो इसका शेष भाग है वो हम डिटेल से नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और साथ में जो बेल आइकन बना हुआ है उसको ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि इस तरह की वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।